सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस वन। तो मैं एक मिनट में आपको एक रिवाइज करने चाह रहा हूं। देखिए मैटर क्या है, हमारा मेन इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंशन ऑफ दिस एंटायर थिंग इज टू नो अबाउट द मैटर। कैसे करेंगे आप उसको, लाइट को मैटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, मैटर में कुछ चेंजेस होगा या लाइट में कुछ चेंजेस होगा, किसी एक को स्टडी करके मैं मैटर के बारे में कुछ बता सकूं। तो पहला इंटेंशन आया कि मैटर को समझना है, पर उसके पहले हमने एक टर्म यूज किया लाइट। वो लाइट क्या है, तो लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। शॉर्ट में मैंने कंक्लूड किया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज दिस क्लियर? अभी हमने जब लाइट के बारे में सोच रहे थे और हमने कहा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमने ऑलरेडी कहा कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैंने बोला था लाइट और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। और वो कौन से फॉर्म में आती है? इट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटोन। ये हमने कहा। बाद में हमने क्या कहा, इट हैज वेरी हाई वेलोसिटी, ट्रेवल्स विद वेरी हाई। सो लाइट का वेलोसिटी बहुत हाई है। कितना है? इट इज ऑफ अ ट्यून ऑफ 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 3 into 10⁸ meters per second. This is the velocity of the light. Okay, so this is a very high velocity. Even this light can propagate in without any medium. So no medium is required. वहां पे वैक्यूम है तो वैक्यूम में से भी लाइट पास हो जाएगी. Okay, so electromagnetic radiation, that is a light, can pass through a vacuum even. So no medium is required for the propagation. That is another thing. Now it has a dual nature. ये जो लाइट है बेटा, उसको हमने अभी जो समझ रहे, हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझेंगे, we are going to consider only the wave nature. इसी लाइट का एक फिनोमिनन है, एक ही फिनोमिनन जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव नेचर होगा तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें उसके लिए पार्टिकल नेचर लेना पड़ता है। द पार्टिकल नेचर, इज दिस क्लियर? तो ध्यान में रखिए, इसके बाद हम जभी लाइट का यूज करेंगे, तो आपको दो चीजें पूछना है कि हम नॉर्मल केस में यूज कर रहे हैं या कुछ स्पेशल केस में। नॉर्मल केस क्या? नॉर्मल केस में लाइट मींस क्या? लाइट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं? यदि हम उसको फोटोवोल्टाइक सेल जिसे कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करना है, तो ध्यान में रखिए ये ईएमआर को हम पार्टिकल नेचर में कंसीडर करेंगे। अदरवाइज एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए मुझे। इज दिस पॉइंट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? यस, दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? हेलो? यस सर। एनी डाउट्स? ये समझ में आ गया? देखिए अभी क्या बात है, जरा समझने की कोशिश करिए। मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बता रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए ऐसा समझ लीजिए कि एक वॉल है, ओके, और यहां पे मैंने एक स्ट्रिंग लगाया और यहां पे मैं खड़ा हूं। मैंने उसको पकड़ा और उसको एक एनर्जी सप्लाई किया, तो पैकेट ऑफ एनर्जी दिया। मैंने उसको ऐसे ऊपर से नीचे झटका मारा, तो मैंने क्या दिया उसको? मैंने एक फोटोन दिया, एक पैकेट ऑफ एनर्जी दिया, जिसे हम नॉर्मल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म में क्या बोलेंगे? फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी कितनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन यू। वो छोटे बच्चे ने किया तो उसका पैकेट छोटा होगा, बड़े ने किया तो उसका एनर्जी ज्यादा बड़ा होगा, कुछ रेसलर ने किया तो उसका एनर्जी और छोटा बड़ा होगा। तो फोटोन की एनर्जी बदल सकती है। फोटोन हैज अ डिफरेंट एनर्जी। समझ में आ गया? अभी क्या होगा, ये जो लाइन मैंने यहां पे खींची है, ये लाइन अभी ऐसे नहीं रहेगी। इट स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। ये समझ में आ गया? माझं चित्र काढायचा तर प्रकार खूपच घाणेरडा आहे, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दॅट। चित्र म्हणजे मला काही येत नाही काढत। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये सब जगह एक जैसा ही होगा। इज दिस क्लियर?
तो एक्चुअल में ये वेव ऐसे रहेगी। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया नहीं आया बोलो? यस सर। हम जो वेव हमने यहाँ पे डिजाइन की है, हमने लिखी है, ड्रॉ की है, इसे साइन वेव कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज साइन वेव और साइनसॉइडल वेव ऐसा भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज साइन वेव और साइनसॉइडल वेव। ये फॉर्मेट को क्या कहते हैं? साइनसॉइडल। साइनसॉइडल मींस क्या? एक वेव ऑफ प्रोपेगेशन है। ये देखिए ये वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इस वेव में चलेगी और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ये ऐसा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज साइनसॉइडल वेव। साइनसॉइडल वेव समझ में आ गया क्या सभी को? बोलो, इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? टर्म समझ में आ गई साइनसॉइडल क्या है? तो यहाँ पे दो टर्म हमने देखा। एक टर्म को हमने कहा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और दूसरा कहा साइनसॉइडल वेव, साइन वेव। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी मैं थोड़ा जंप कर रहा हूं। देखिए, समझ लीजिए कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। मींस यहाँ पे मैंने लाइट सोर्स रखा, ये जो फोटोन का लाइट सोर्स था ये रखा। इसमें से लाइट आएगी तो कैसे आएगी बेटा? देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा तो ये लाइट ऐसी जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर? यस नो में भी प्लीज। ये रे कहेंगे हम इसे, रे। ये रे, ये समझ में आ गया? इसे रे कहेंगे। जनरल फिजिक्स वाले लोग रे कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द रे। और ये ऐसा निकाला तो, इसे ऐसा लिखा दो, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द बीम। इसे कहते हैं बीम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीम का मतलब बहुत सारे रे एक साथ आ रहे हैं। हम जब रे बात करेंगे तो सिंगल एंटिटी की बात करेंगे। इसका मतलब उसमें से एक ही रे आ रहा है क्या? नहीं, बंच ऑफ रे आ रहे हैं। पर हम सिंप्लिसिटी के लिए वी आर टेकिंग इट एज अ सिंगल रे, सिंगल रे। इज दिस क्लियर? फॉर अ सिंप्लिसिटी। ज्यादा आएंगे तो फिनोमेनन और बढ़ता जाएगा, बड़ा दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दिस क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो मैं अभी इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहा हूं। देखिए ये तो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डीपी इज नॉट यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा है। इज दिस क्लियर? अभी देखिए ये जो लाइन है ये वेक्टर है बेटा। दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर। व्हाट इज अ वेक्टर? जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसे कहते हैं वेक्टर। सो अज्यूम दिस इज अ वेक्टर। एवरीबॉडी क्लियर? वेक्टर समझ में आ गया सभी को? आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। व्हाट इज अ वेक्टर? यस सर। मैं आपको लगेगा सर ये क्या बता रहा हूं, समझने के लिए समझने की कोशिश करो। छोटे छोटे टर्म्स से समझ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, वो आप एक बार समझने आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ योर पीएचडी? व्हाट इज अल्टीमेट एम ऑफ योर पीएचडी? राइट a 200 pages new invention, submit it to the university, write say 10 pages article, submit to high rank impact factor journal. ओके तो वहां पे जो टर्म्स हम देखते हैं कि अरे बहुत अच्छा पेपर लिखा है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। तो उस समझने के लिए हमें ये टर्म्स लगेगी आपको, और ये आपको इंपॉर्टेंट में काम करेगी लास्ट में। ओके देखिए ये वेक्टर को हम अभी रिजॉल्व कर रहे हैं। कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं? देखो रिजॉल्व मींस उसके दो टुकड़े कर रहे हैं। कैसे किया? इसको उठाया, इस वेक्टर को उठाया, इसका एक इमेज बनाया और उसको इसके डायगोनली अपवर्ड किया। ये समझ में आ गया? ये देखो ये डायगोनली अपवर्ड कर दिया मैंने, ऐसा एक किया। इसको मैंने कौन से प्लेन में किया? डायगोनली अपवर्ड। अब इसको मैं इधर घुमाऊंगा, इधर, इसको इधर घुमाऊंगा, ये वाला, ये देखिए। तो ये क्या कर दिया मैंने? ये वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है, इसको मैंने दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया। तो आपके पास अभी दो प्लेन बनेंगे। यू हैव टू प्लेन्स। वन प्लेन दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इसको मैं मैग्नेटिक कंपोनेंट कहूंगा और इसको मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहूंगा। ध्यान में रखिए, दिस इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये ऊपर हेड पे जो एरो लिखा है इसका मतलब ये वेक्टर है। ये समझ में आ गया सभी को? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कैसे किया मैं, समझ में आ गया एवरीबॉडी? इस वेक्टर को उठ गया, इसका इमेज बनाया, इधर किया, इसका इमेज इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स गेट रिजॉल्व्ड इनटू टू वेक्टर्स। एक को दो में डिवाइड कर दिया। ये समझ में आ गया सभी को? अभी देखिए आपके पास कौन कौन सा प्लेन है। देयर इज अ वन प्लेन ऑफ डीपी एम बार। ये वाला जो प्लेन है एक प्लेन है। ये समझ में आ गया सभी को? द प्लेन कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? क्या प्लेन समझ में आ गया कि आपको? बताइए, द प्लेन इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? यस सर। यस। तो ये जो बीच वाला, ये डीपी और एम वाला जो प्लेन है उसको मैग्नेटिक प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक प्लेन। और देयर इज अनदर प्लेन व्हिच इज अ वर्टिकल नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ई वेक्टर एंड डीपी। ये ऊपर वाला जो प्लेन है उसे हम ये करेंगे,
अभी जो हमारी वेव नॉर्मल ऐसी चल रही थी ना, वो प्लेन अभी भी, वो तो प्लेन नहीं रहेगी क्योंकि उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, दो प्लेन्स में। तो वो कैसे चलेगी जरा देखिए, वो चलेगी कैसे जरा देखिए, वो चलेगी ऐसे, वो चलेगी ऐसे। देखिए ये पहला चालू हो गया, उसने कहा कि मैं पहले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के प्लेन में चली जाऊंगी। सुनिए, उसने कहा कि मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में चली जाऊंगी, बाद में वो आ गई प्लेन अपने नॉर्मल प्रोपगेशन के यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद उसके बाद वो कहा, आई एम सॉरी, हे बाबा असं काय झालं, आई एम सॉरी, जस्ट 1 मिनिट, सगळं काय गेलं, काहीतरी गडबडलं. ओके, तो ये पहले गई यहाँ पे, उसके बाद उसने कहां पे जाना पसंद किया, मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद उसने कहा जाना पसंद किया, अगेन इलेक्ट्रिकल फील्ड में। उसके बाद हमने कहा गया, उसको वहां पे लेके गया, और उसके बाद कहा गई वो प्लेन, उसके बाद यहाँ पे गई। ध्यान में रखिए, ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। इनिशियली कैसे था, इनिशियली ये ऐसा था, ये समझ में आ गया, ये साइन वेव था, अभी ये साइन वेव नहीं रहा, ये रिजॉल्व हो चुका है, इज दैट गेट रिजॉल्व, इज दिस क्लियर, बोलो, ये समझ में आया, नहीं आया बोलो, Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके, तो नॉर्मल लाइट जो था वो अभी हमने दो कंपोनेंट में रिवॉल्व किया, एक था इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और दूसरा था मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता चला कि लाइट को जैसा उसको, जैसे कि उसको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर भी होता है, वैसे ही वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी शो करती है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करती है। लाइट shows the electrical behavior and magnetic, जैसे मेटेलिक कंडक्टर एंड नॉन मेटेलिक कंडक्टर, जैसे हीट कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी, वैसे ही लाइट मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्सिफाई होगी, डाइवर्सिफाई डिफ्लेक्ट होगी, या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए मुझे। यस, एनी डाउट? No, हेलो, sir. No, ये sir. समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट था पहले, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज दिस वन, पॉइंटर हो गया सभी को? ओके, अभी हमारे बुक में इसे ऐसा कहा, ऐसा दिखा दे, सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, अरे यार काय चाललंय, अरे जाना वर बाबा, इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना काय केलं ते? दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? Yes, sir. ये समझ में आ गया? Yes, sir. हमारे बुक में ये जो दिखा हुआ है ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। वेव ऐसी होगी, देखिए सपोज उसने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में जब चालू किया तो वेव ने कौन सा पाथ फॉलो किया, फर्स्ट इट एंटर्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल प्लेन एंड देन इट एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे देखिए ये ऊपर में जा रही है, पहले मैग्नेटिक में गई, बाद में इलेक्ट्रिकल में आई, बाद में मैग्नेटिक, बाद में इलेक्ट्रिकल। सपोज सपोज ये पहले मैग्नेटिक में गई थी, बराबर है, सपोज उसने ऐसा किया होता कि वो पहले मैग्नेटिक में जाती तो बाद में कहां पे जाती, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाती, बाद में वापिस मैग्नेटिक। इज दिस क्लियर? ये दो अलग अलग फ्रेम्स, एक ही पिक्चर, दो पिक्चर एक में डाले गए। सो मेनी टाइम बच्चों को लगता क्या है
लोगों को क्या लगता है यहाँ पे वेव ऐसी है, एक ऐसी है और एक ऐसी है, नहीं, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, इट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, सो डोंट डू दैट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी नाउ। ये पिक्चर का मीनिंग समझ में आ गया सभी को, क्या बोलिए? इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? Yes, sir. एनी डाउट? Sir, I have a question. हाँ. जेव्हा लाईट ट्रॅव्हल होते तर ती पहिले इलेक्ट्रिकल फील्ड मध्ये जाईल की मॅग्नेटिकल फील्ड मध्ये जाईल की इट डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन? नहीं, it depends. What It is it, depends. म्हणजे? It depends. It depends. See, we are starting from this point. हमें इससे कुछ मतलब ही नहीं है, हम इससे यहाँ पे देखते नहीं है, क्योंकि हमारा सोर्स, हमारा सैंपल जो है वो बाहर बहुत दूर है। लॉजिकली क्या होता है, लॉजिकली क्या होता है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे आपका लाइट सोर्स है, और हमारा सैंपल कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ के और यहाँ के बीच में हमें दिखता है, सपोज मैंने यहाँ भी रखा तो इसका बीच वाला डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, जीरो है, हमारे लिए जीरो है, पर लॉजिकली वेव का जो वेव फॉर्म होता है, यानी दिस पॉइंट, ये वाला और ये वाला, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, दैट वेवलेंथ मैटर्स अ लॉट। ये समझ में आ गया? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इनिशियली इलेक्ट्रिकल में जाएगा, मैग्नेटिक में जाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो दैट इज अ क्वांटम मैकेनिक्स थिंग्स। हाँ, वो किधर भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दिस क्लियर? थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। we can find that, okay, पर वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है हमें अभी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। यस, बोलिए, ये समझ में आ गया सभी को? ओके, तो देखिए Yes, sir. अभी हमने देखा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आई होप बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू नो द टर्म व्हाट यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब है आपको पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है बहुत सारा। Okay, so that's why I not explain the term what is the characteristic means. Okay, now let us start with this one. Now एक बार हमने कैरेक्टर ये बात समझ ली, तो हम अभी जा रहे हैं, we are now going into the another thing, that is the properties of the electromagnetic radiation के properties क्या क्या। तो उसमें हम कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, ये टर्म लगेंगे आपको, बार बार लगेंगे, बार बार आपके बुक में आएंगे, आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए क्या होगा। फर्स्ट थिंग, अभी देखिए, उसके पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए, आपने देखा होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, इन दोनों में कितना एंगल है? एंगल इज पाई बाय 2। ध्यान में रखिए, पाई मींस 180 डिग्री एंड पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। इसे ही हम कभी कभी बायो फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं ऑर्थोगोनल। It is called as orthogonal. They are perpendicular to one another. It is called as orthogonal. ये समझ में आ गया? They are orthogonal with one another. इतना समझ में आ गया? अभी देखिए, अभी मैं इसी टर्म पे बता रहा हूं, जरा सुनिए। देखिए, ओके, आई कम टू दिस पॉइंट। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में वहां पे जाता हूँ। देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट टर्म। क्या दिखा हमने देखा कि जो नॉर्मल केस था, साइनसॉइडल फॉर्म था, उसमें हमने ये देखा था। ओके, तो इसे हमने एक वेव कहा था। दिस इज कॉल्ड एज अ साइकिल। व्हाट इज अ साइकिल? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसे हमने साइकिल कहा था। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज, इतना इंक्लूड करके एक साइकिल होता था। पर अभी यहाँ पे क्रस्ट ही है, ट्रफ नहीं है, तो क्या होगा? इसमें यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, one electrical component and one magnetic component is called as a cycle. So there is a term called as a cycle is a one electrical and one magnetic component of electromagnetic radiation is called. दूसरा टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ कैसे डिफाइन करोगे? वेवलेंथ तो हमने देखा था, नॉर्मल केस में वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? वेवलेंथ डिफाइन करते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, आइदर दो क्रस्ट का या दो ट्रफ का, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो इस टर्म में तो अभी कैसे करोगे? इसमें क्या करोगे? देखो, इसमें द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान में रखिए, डिस्टेंस बिटवीन द दो कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और दो कॉन्जिक्यूटिव मैग्नेटिक कंपोनेंट का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल or two consecutive magnetic component is called as a wavelength.
वेवलेंथ समझ में आ गया सभी को? व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैग्नेटिक और टू कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो फर्स्ट टर्म हमने डिफाइन किया साइकिल, दूसरा टर्म हमने डिफाइन किया वेवलेंथ। ये समझ में आ गया सभी को? एनी डाउट? कुछ खतरनाक विचार? बोलिए। यस, हेलो, एनी डाउट? Yes, no sir. कुछ डाउट है? No, sir. नो। ठीक है, अभी देखिए, बाद में आपको आएगा एक टर्म और लगेगा जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। ये क्या बला है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू कहते हैं? कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी एकदम सिंपल टर्म है। पहले हमें साइकिल क्या है पता है, तो हमने क्या किया, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये जो बात को जरा ध्यान से सुनिए, यूनिट डिस्टेंस ले लिया। अब ये फिजिक्स वाले लोग जो है ये यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, यूनिट क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यूनिट इसका मतलब एक, यूनिट इसका मतलब एक। मैं यूनिट डिस्टेंस लिया, यूनिट टाइम लिया, मींस क्या है? I take a unit quantity of the time, unit quantity of the length. What do you mean by that? Means मैंने एक क्वांटिटी इतना टाइम लिया, एक यूनिट इतना टाइम। इसका मतलब क्या? एक सेकंड ले सकता है, मैं एक मिनट ले सकता हूं, मैं एक आवर ले सकता हूं, एक ईयर ले सकता हूं। एवरीथिंग इज कॉल्ड एज वन यूनिट। सपोज मुझे डिस्टेंस लेना है तो मैं क्या क्या ले सकता हूं? मैं क्या क्या ले सकता हूं? मैं क्या क्या ले सकता हूं? एक सेंटीमीटर ले सकता हूं, एक मीटर ले सकता हूं, एक किलोमीटर ले सकता हूं, एक नैनोमीटर ले सकता हूं, एक माइक्रोमीटर ले सकता हूं। इज दिस क्लियर? सो यूनिट डिस्टेंस, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ऊपर मैंने एक यूनिट डिस्टेंस लिया, कोई भी यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया सभी को? मैं कितना भी डिस्टेंस लूं पर यूनिट चाहिए, यूनिट। इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? द टर्म यूनिट इज क्लियर। और उस यूनिट डिस्टेंस में, इस यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितने साइकिल्स है? हाउ मेनी साइकिल्स? दुनिया, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। नंबर ऑफ साइकिल्स प्रेजेंट इन द यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम उसे कहते हैं साइकिल्स पर थिंग। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? बताइए। ये समझ में आया क्या? बताइए। एवरीबॉडी क्लियर? यस, नो, मे बी प्लीज। Yes, क्या sir. कहा? बताइए। Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. यस, ये समझ में आ गया क्या? बताइए। अभी देखिए, ये जो टर्म मैं अभी बता रहा हूं, जो नंबर ऑफ साइकिल्स की बात कर रहा हूं यूनिट डिस्टेंस पे, जैसे मैंने डिस्टेंस में किया वैसे मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं एक पॉइंट फिक्स कर रहा हूं। देखिए यहां पे एक पॉइंट फिक्स किया, कहां पे है पॉइंट? पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और यहां पे मैंने मेरी आंख लगा दी और मैं काउंट करने लगा कि एक, अभी यहां तक क्या किया था मैंने? यहां तक क्या किया था? डिस्टेंस को फिक्स किया था। टाइम का कुछ लफड़ा नहीं था, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस एक साथ कंपैरेटिवली नहीं कर सकते, उसका कुछ प्रॉब्लम है। ओके, वो बाद में जाएंगे। एजेंबर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वो आता है, वो इसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में से एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर, ध्यान में रखिए, यूनिट टाइम के अंदर कितने साइकिल पास होंगे उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सो दीज आर द साइकिल्स per unit time. It's called a frequency, whereas number of cycles present unit distance is called as the wave number. ध्यान में रखिए, it is called as the wave number. ये दो टर्म समझ में आई या नहीं आई बताइए मुझे। What is the frequency and what is the wave number? ये समझ में आ गया क्या नहीं आया बताइए मुझे, बोलिए। These points are clear or not? ये समझ में आ गया सभी को? यस, तो इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम इसे साइकिल कह रहे हैं। व्हाट इज अ साइकिल? वन इलेक्ट्रिकल एंड वन मैग्नेटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड अ साइकिल। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मैग्नेटिक और टू consecutive इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। दैट इज designated by the lambda. That is designated by lambda. ओके, बाद में हमने टर्म यूज किया फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? दिस number of cycles
passing through a given point present on the direction of propagation in unit time is called as a frequency. So number of cycles, unit distance में जा रहे हैं, unit number of cycles, unit time में कितने पास हो रहे हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट से, उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे. और वेव नंबर इज अ नंबर ऑफ साइकिल्स प्रेजेंट इन द यूनिट डिस्टेंस. ये समझ में आ गया क्या सभी को? बोलता है ये तीन टर्म समझ में आ गया. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. वी कम टू ओके. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो हमने वेवलेंथ देखा. अभी ध्यान में रखिए, ये वेवलेंथ जो है इसके यूनिट जो है वो हम किलोमीटर मीटर्स में नहीं यूज करते. वी आर यूजिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम एंड मीटर. मीटर की जरूरत नहीं पड़ती. और इसके कन्वर्जन यूनिट्स में मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सो यू नो दिस कन्वर्जन यूनिट्स, सो प्रोबब्ली यू कैन use this conversion. So you can convert one unit into the other one. This is called as wavelength. बाद में आएगा frequency. What is the frequency? Number of cycles passing through given point in unit time. Okay. उसका क्या है? Cycles per second. This cycle per second is also is same as hertz. इसको किलोहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में और फ्रैक्शनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. What are these units? We have represented these units over there. ध्यान में रखिए, हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड इज वन एंड द सेम. एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल जाएंगे उसे 1 हर्ट्ज कहेंगे. 1 हर्ट्ज मींस क्या? एक साइकिल एक सेकंड में, इसको कहेंगे 1 हर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट है. इज दिस क्लियर? बाद में आएगा वेव नंबर, जिसे हम वी आर डिफाइनिंग एज न्यू बार. ओके. उसका यूनिट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1 सेंटीमीटर इनवर्स. कितना डिस्टेंस फिक्स किया मैंने, वो डिस्टेंस जो है उसके हिसाब से उसको यूनिट आएगा. Okay. Now velocity. Remember that the velocity has a unit as second, centimeter per second or meter per second. क्योंकि velocity of light is fixed. Velocity of light is fixed. और ध्यान में रखिए, हमने ऑलरेडी ये दो टर्म जो यूज किए, इसको इंटर कन्वर्जन करने के लिए ये फॉर्मूला है. That is, the frequency can be converted into wave number simply by dividing it by velocity of light. या wave number को आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी. सो यू नीड दिस द फॉर्मूला ब्रिंग सर्टेन कन्वर्जेंस ओवर देयर. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? बताइए अभी, बोलिए. C is velocity of light. C is the velocity of light. C is the velocity of light. I hope the terms are clear. Terms are clear. स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना है तो ये सब कुछ आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. देन इट बिकम्स इजी. आई होप द टर्म्स आर क्लियर फॉर एवरीबॉडी नाउ. देयर इज नो कंफ्यूजन. ओके. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स इन दिस फॉर्मेट. वो डेफिनेशन वाला टर्म्स का कुछ यूज नहीं होता. वो डेफिनेशन लिखने, आपको एग्जाम में लिखने के लिए अच्छे है, पर उसका एक्चुअल फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन आई ट्राई टू गिव इट टू यू. ये समझ में आ गया? शुड आई प्रोसीड फर्दर? आगे चले? Yes sir. अभी जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूं. देखिए, यहां पे एक सोर्स है. ये सोर्स जो है, ये सोर्स में सपोज लाइट आ गई, ये लाइट है. ओके, दिस इज सन समझ लीजिए. और इसके बीच में मैंने एक प्रिज्म रख दिया. एक प्रिज्म रख दिया. यू नो व्हाट इज अ प्रिज्म? एवरीबॉडी नो द प्रिज्म? प्रिज्म पता है सभी को? Everybody clear the prism? Know the prism? What is the prism? Physics में देखा होगा prism. Yes. Hello. Yes. Prism पता है सभी को? Yes sir. Yes sir. Yes. तो वो प्रिज्म में से मैंने सन से जो लाइट आ रही है उसको मैंने पास किया तो मुझे एक ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा. ये हमने देखा है. हम स्कूल में जब थे तो हमारे वो कंपास पेटी में छोटी स्केल होती थी, उसको हम आगे पकड़ के उससे भी ये स्पेक्ट्रम निकाल सकते थे. उसको हम प्रिज्म के तरह यूज करते थे. सो प्रोबब्ली यू हैव डन दिस थिंग्स इन योर स्कूल डेज प्रोबब्ली. तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. क्यों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? क्योंकि जहां पे एक लाइन, एक कलर खत्म हो रहा है, वहीं पे दूसरा खत्म चालू हो रहा है. सो आई कैन नॉट हैव अ डिस्टिंक्शन नहीं है कि यहाँ पे ये खत्म हो गया और यहाँ से ये चालू हो गया. यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पता चलेगा. देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहाँ पे येलो खत्म हो गया और कहाँ पे नेक्स्ट कलर चालू हुआ. ये कंफ्यूजन है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं. जैसे मैंने पहले कहा था
कि सपोज ये सोर्स जो लाइट सोर्स जो है इसको मैंने किसी गैस में से पास किया, सो दिस इज अ कंटेनर विच कंटेन अ गैस। अभी क्या होगा, जब गैस में से पास करूंगा और दूसरी तरफ जब ये लाइट मैं देखूंगा तो मुझे वो प्रिज्म में से पास करने के बाद दिखूंगा, इसको भी प्रिज्म में से पास करूंगा तो देखूंगा, तो मुझे दिखाई पड़ा दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दिखाई पड़ी। एक में क्या दिखा, एक में तो क्या दिखा, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो था उसमें से बीच में मुझे कहीं कहीं पे ब्लैक लाइंस दिखने लगी, या दूसरा स्पेक्ट्रम मुझे ऐसा भी दिखा कि बाकी सब कुछ ब्लैक है, सिर्फ कलर वाले बैंड्स है। आई होप दैट दिस टू डिस्टिंक्शंस आर क्लियर। नॉर्मल क्या है, ये है, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ये वाला नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रिज्म और सोर्स के बीच में एक क्लाउड रखा, किसका, गैस का, इसे हम अभी सैंपल कहेंगे, इसके बाद हम इसको सैंपल कहेंगे। ये सैंपल गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर अभी गैस समझ लीजिए। ओके, क्या हो गया, इस प्रिज्म में से पास होने के बाद मुझे ऐसा दिखा जहां पे ब्लैक बैंड और कलर बैकग्राउंड, यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड और कलर लाइंस, इसे ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे, इसको डार्क लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए, इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? ये डार्क लाइन और ब्राइट लाइन वाला फंडा समझ में आया या नहीं आया बताइए, इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस, Why will this happen, sir? yes, I'll come to that, but this point is clear, I'll come to that. Okay. ये समझ में आएगा ब्लैक, ये तो हमने देखा। अभी क्या होता है ये जरा समझने की कोशिश करती है, क्या हुआ ये समझने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब आप ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है ये कब मिलेगा आपको, जब आपके पास सॉलिड, लिक्विड और डेंस गैसेस होंगे, ओके, तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। सॉलिड, लिक्विड और डेंस गैसेस रहेंगे तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। और एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब रेयर फील्ड गैसेस, ये क्या मीनिंग है इसका, ये क्या मीनिंग है, इसके बारे में बात करूंगा मैं, अभी नहीं करूंगा, जब मैं सैंपल की बात करूंगा तब बताऊंगा। अभी जस्ट टर्म समझने की कोशिश करिए, ये समझ में आ गया? ओके, तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और ध्यान में रखिए, गैस एटम्स में जब गैस एब्सॉर्ब होगा तो अब आपको एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये दोनों चीज की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि मैंने जो लिखा है वो शायद आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आया। ये जरा देखिए क्या लिखा मैंने, वही बात मैंने कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश की। ये ग्रेटिंग क्या है, ग्रेटिंग को हम प्रिज्म कहते हैं। सिंपलर फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉल्ड एज प्रिज्म। ये आप जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखोगे वहां पे डिफरेंट ग्रेटिंग्स होते हैं। ओके, डिफरेंट ग्रेटिंग्स होते हैं, तो उसी ग्रेटिंग का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है प्रिज्म। ये समझ में आ गया क्या सभी को? बताइए अभी मुझे। तो जब अभी आपको एक बात बहुत दिमाग में रखनी है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए आपको क्या चाहिए, हॉट मैटर चाहिए। ये समझ में आ गया? उसको डिफ्रैक्शन से पास करो तो आपको ये मिलेगा। ये नॉर्मल फिनोमिनन है, दिस इज अ नॉर्मल ऑब्जर्व फैक्ट, ये नॉर्मल ऑब्जर्व फैक्ट है। पर इस नॉर्मल ऑब्जर्व फैक्ट के दो पहलू है, एक को कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरे को कहते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कब होगा ये? जब हॉट गैस भी हॉट होगा और ये भी हॉट होगा तो क्या होगा? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समझने की कोशिश करिए कि इन प्लेस ऑफ दिस हॉट मैटर, सपोज मैंने एक गैस को ही हॉट कर लिया, ध्यान में रखिए, मैंने गैस को ही हॉट कर लिया और ये सोर्स के बजाय मैंने हॉट गैस लिया और उसमें से जो रेडिएशन आ रही है उसको किया, तो मुझे एमिशन स्पेक्ट्रा दिखेगा क्योंकि इसमें से लाइट पास हो रही है जो ये कलर्ड वाली बैंड आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा। और इसके बजाय मैंने सोर्स रखा पर यहाँ पे जो गैस है वो कोल्ड है, वो नॉर्मल टेम्परेचर वाली गैस है, तो क्या करेगा? ये लाइट पहले गैस एब्सॉर्ब करेगा, बाद में डिफ्रैक्शन में जाएगा और फिर बाहर आएगा। तो ये काले वाले बैंड क्या दिखा रहे हैं? ये काले वाले बैंड जो दिखा रहे वो दिखा रहे कि ये कोल्ड वाले गैस के मॉलिक्यूल्स ने यहाँ की एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है। और ये कलर वाले बैंड क्या दिखाएंगे?
ये कलर वाले बैंड क्या दिखाएंगे? ये कलर वाले बैंड दिखाएंगे कि यहाँ के वेवलेंथ की एनर्जी इस हॉट गैस ने एमिट की है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? मैंने Yes, क्या sir. लिखा? एमिशन, एब्सॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर हो गया सभी को? क्या है मीनिंग? Yes. ओके अभी मैं उसी डायग्राम को मैं अलग तरीके से दिखा रहा हूं। अभी ये दिखा तो हमने इसको बोला था डार्क लाइन, इसको बोला था कलर्ड लाइन। तो इसको मैंने अभी नया नाम लिया, उसका नाम है एब्सॉर्प्शन लाइन और इसको है एमिशन लाइन। सिंपल है, ब्लैक बैकग्राउंड पे बैंड दिखेंगे तो एमिशन, कलर्ड पे ब्लैक बैंड दिखेंगे तो एब्सॉर्प्शन। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना। इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। हमारे लिए ये चीज कुछ काम की नहीं है, हमारे लिए चीज काम की ये है जिससे हमें मैटर के बारे में पता चलेगा। तो इस कलर बैंड को या ब्लैक बैंड को या कलर बैंड को मैं जब स्टडी करूंगा तो मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं? मैं ये लाइट की स्टडी कर रहा हूं। ध्यान में रखिए, कौन सी लाइट? इनिशियली की कौन सी लाइट थी? अलग थी, अभी आने के बाद अलग है। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी अलग था, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी अलग था। कैसे बोलोगे आप अलग था? देखो ना, जब ये लाइट सिंपल प्रिज्म से जाएगी तो ऐसे दिखेगी, पर ये लाइट प्रिज्म से जा रही है, पर उसके पहले वो क्लाउड ऑफ गैस से भी जा रही है। तो वो गैस के साथ इसने कुछ गटरगु किया होगा, कुछ इंटरेक्शन किया होगा, और वो इंटरेक्शन उसने कहां पे रिफ्लेक्ट किया? आउटर गैस के साथ, आउटर लाइट के साथ। तो हमने मैटर को स्टडी करने के बजाय हमने किसको स्टडी किया? लाइट को। और लाइट को स्टडी करने के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली, एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन गिव राइज टू सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाउड, द कूलर गैस। ये समझ में आ गया सभी को? आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। हमारा Yes, इंटेंशन sir. क्या था समझ में आ गया सभी को? स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटेंशन क्या है कि मैटर को स्टडी करना है। कैसे स्टडी करोगे? मैं एक लाइट को इंटरेक्ट करूंगा और कुछ चेंजेस दिखेंगे। कहां पे चेंजेस दिखेंगे? इधर लाइट में चेंजेस दिखेंगे या मैटर में दिखेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि लाइट में चेंजेस क्या है, उसको स्टडी करेंगे। तो हम उसके स्टडी के बाद हम मैटर का क्या हुआ होगा उसके बारे में बात करेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्लियर? यस, नो, मे बी प्लीज बोलिए। Yes, sir. Yes, Clear है? sir. Is it going fast or is it going slow? No, sir, it's okay. It's okay. चलिए, अभी किसी ने पूछा था सर एक्चुअल में होता क्या है बताइए। एक्चुअल में होता क्या है ये बताइए। चलो समझने की कोशिश। एक्चुअल में ये होता क्या है ये सब कुछ। देखिए, ये E1 E2 क्या है? वो है कुछ, तो उसके बारे में, मैटर में से क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ इसका देखो वो डॉट के साथ क्या हो रहा है। ओके, डोंट गो इनटू इंडल्ज इनटू द व्हाट इज दैट E1 एंड E2। ओके, उसके बारे में बात करेंगे, हम डिटेल में करेंगे। देखिए, ये मैटर है, इसके साथ मैं एक एनर्जी दिखा रहा हूं, क्योंकि ये एनर्जी क्या है? लाइट है। ये लाइट है मेरा। लाइट माने क्या है? EMR है। जब ये EMR इसके साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये मैटर इसके साथ इंटरैक्ट करेगा तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और वो हायर एनर्जी हो जाएगा। एब्सॉर्प्शन बैंड कभी देखा नहीं? हमारे हाथ में क्या आता है? जब ये बैंड दिखता है तो इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस करता है और आपको समझ में आए ऐसी कुछ चीज प्रिंट करके देता